ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार देखिए बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया है। आपको बता दें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश किया है। लोकसभा में 8 घंटे बिल पर चर्चा भी हो रही है। वक्फ बोर्ड को लेकर बोले हैं संसदीय कार्य मंत्री। वक्फ बोर्ड में रहेंगे 10 मुस्लिम सदस्य। किरेन रिजिजू ने कहा शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी बोर्ड में रहेंगे। पिछड़े मुसलमान महिलाओं को भी जगह मिलेगी। वक्फ बोर्ड में 2 रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे। 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वक्फ बिल पेश किया गया है। लगातार इस पे चर्चा चल रही है। पिछड़े मुसलमान और महिलाओं को भी जगह इसमें दी जाएगी। इस बोर्ड में वक्फ बोर्ड में 2 रिटायर्ड जज भी शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी बोर्ड में रहेंगे। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य भी रहेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ दानिश अंसारी जी, जो कि अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं सर आपको। किस तरीके से आप देख रहे हैं वक्फ बिल पेश किया जा रहा है? हालांकि इसको देखे तर्क और वितर्क हम साफ तौर से देख रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको मैं या आम मुसलमान या गरीब पिछड़ा पासमानदा मुसलमान विकास की एक नई कहानी के रूप में देखता है। मुझे लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की बहुत बड़ी जरूरत हमारा मुस्लिम समाज, कॉमन सामान्य मुस्लिम समाज महसूस कर रहा था। और आज मोदी सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला रही है, उसका मैं देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से स्वागत करता हूं। ये अमेंडमेंट जो है निश्चित तौर पे मुसलमानों के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अमेंडमेंट के माध्यम से मुस्लिम समाज के तरक्की और उत्थान को सुनिश्चित करने के काम को और मजबूत करेंगे। आज आप देखिए वक्फ क्या है। देखिए, किसी भी चीज की चर्चा से पहले समझना जरूरी है कि वक्फ दरअसल है क्या। वक्फ जो है ये चैरिटेबल प्रॉपर्टीज हैं जो खुदा के नाम वक्फ की जाती है। यानी वक्फ की संपत्ति है, खुदा की संपत्ति है। ये किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये किसी सरकार की संपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसके ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करके और उसका यूटिलाइजेशन अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए किया। आज आप देखिए वक्फ बोर्ड के सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उत्तर प्रदेश है। 1 लाख से अधिक संपत्तियां वक्फ की उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के हर 75 जनपद है, हर जनपद में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं। लेकिन कहीं भी किसी भी संपत्ति पे मुस्लिम समाज, गरीब पासमानदा मुसलमानों के तरक्की के लिए कोई काम नहीं हुआ। ना वहां पे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोले गए, ना वहां पे स्कूल खोले गए, ना वहां पे स्पोर्ट्स एकेडमीज खोली गई ताकि जो हमारा आम मुसलमान है, जो अच्छा खिलाड़ी है, उसको अच्छी सुविधा मिले। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। ये अमेंडमेंट ये कहता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ऑडिटिंग वक्फ बोर्ड की होगी, उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इससे किसको लाभ मिलेगा? वो रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट नहीं रख सकती है। वो रेवेन्यू जो है वक्फ बोर्ड के डेवलपमेंट के लिए, उस वक्फ की प्रॉपर संपत्ति के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। उसका वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? पूरे भारत में कहीं भी कोई अगर संपत्ति खरीदता है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई संपत्ति खरीदते हैं हम लोग, कोई भी नॉर्मल आदमी, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, उसकी रजिस्ट्री होती है, राजस्व अभिलेखों में उसको दर्ज किया जाता है। ये हर आदमी प्रैक्टिस करता है। तो लेकिन दानिश साहब, आप पढ़े लिखे मुसलमान इस तरीके की जब बातें करते हैं तो बेहद अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये बात की जा रही है कि वक्फ बोर्ड एक उम्मीद बनकर आया है, एक नया सवेरा लेकर आएगा, लेकिन इसमें फिर कई जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं हम बड़े पैमाने पर इसका खिलाफत करते हैं और आप जबरन इस कानून को थोप रहे हैं। इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए, पहले तो उन विपक्षी दलों को यह समझाने की जरूरत है और ये पूछने की जरूरत है कि क्या ऐसा अमेंडमेंट पहली बार हो रहा है? ये आप उनसे जरूर सवाल पूछिए। आपके चैनल पे दिन भर आज जो भी विपक्ष के नेता बैठेंगे उनसे पहला सवाल ये पूछिएगा कि क्या ऐसा अमेंडमेंट पहली बार हो रहा है? 95 में भी अमेंडमेंट हुआ, उससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ। तो अमेंडमेंट तो कई बार हुए वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन के। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, सबसे पहली बार। ये सबसे पहले इस भ्रम को दूर करने की जरूरत है कि ऐसा कोई अमेंडमेंट पहली बार आ रहा है। अब मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा करिश्मा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये सवाल किसी भी विपक्षी दल के नेताओं से पूछिएगा कि क्या है जो अमेंडमेंट 2024 में आ रहा है, जो आया है, जो 25 में पास होगा, इससे पहले ऐसा अमेंडमेंट आया था? तो वो खुद बताएंगे ऐसा पहले भी आया था। तो जब पहले भी ऐसे अमेंडमेंट आ चुके हैं तब इस अमेंडमेंट में इतना विरोध क्यों?
बिल्कुल। इसके पीछे विरोध का कारण ये है, देखिए एक अंग्रेज थे आजादी से पहले जिनकी नीति थी फूट डालो और राज करो, और आधुनिक भारत के अंग्रेज जो हैं ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है जिनकी नीति है भ्रमित करो और राज करो, गुमराह करो और राज करो। तो जनता को गुमराह करिए और राज करिए, ये आधुनिक अंग्रेज कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों का नीति है। ये ऐसा लेकिन चलेगा नहीं। हम ये कह रहे हैं, अच्छा इसमें क्या गलती है ये बताइए। अगर मैं कह रहा हूं, मोदी सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वहां पर चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खुलने चाहिए जहां पर गरीब पासमानदा मुसलमानों का निःशुल्क इलाज हो, इसमें क्या गलत है आप ये बताइए, इसमें कोई गलती है? जो बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताते हैं, ये लोग जो विरोध कर रहे हैं उनके इलाज तो बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटलों में होते हैं। कभी आप उनसे पूछिएगा कि आप लास्ट टाइम आप या आपके घर का कोई बीमार पड़ा था तो किस हॉस्पिटल में आपने एडमिट कराया था, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों का नाम लेंगे। आप उनसे ये पूछिएगा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो वो आप चकित हो जाएंगी, उनके बच्चे इंडिया में नहीं विदेशों में पढ़ने जाते हैं ऐसे लोगों के बच्चे। लेकिन हमारे गरीब पासमानदा का बच्चा अगर वहां वक्फ की संपत्ति पे स्कूल खुलेगा और उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो ये बात से उनको क्या परेशानी है? उनके बच्चे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े लेकिन गरीब पासमानदा का बच्चा केवल दर बदर भटकने के लिए पैदा हुआ है। मोदी सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। मोदी सरकार का कहना है कि ये जो वक्फ की संपत्ति है ये गरीबों की संपत्ति है, ये पिछड़े पासमानदाओं की संपत्ति है। इस संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, उनके बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। लेकिन कितने सपा वक्फ की की तरफ से संपत्तियों सर पे ये आप भी उनसे कहा जा पूछिएगा। रहा है कि दरअसल इस प्रॉपर्टी पे सरकार की निगाहें हैं, मतलब वो इस प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं। इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाते हैं तो ये निश्चित तौर पे लोगों को एक भ्रम में पैदा करते हैं। विपक्षी दल कह रहा है बड़े पैमाने में खिलाफत करेंगे, लेकिन जब इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं कि इन प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जैसे लोग जनता के बीच में भी जाएं और इस तरीके की जो भ्रामक बातें हो रही हैं। भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हमारी कोशिश तो है कि इस बिल को, इस अमेंडमेंट को समझाने की, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसको कैसे तोड़ा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये सही नहीं है। देखिए आम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या क्रेडिबिलिटी है? आम मुसलमान उसको नहीं मानता जी। आप ये बताइए कि अगर कि जो भी मुसलमानों का हितैषी है उसको आगे बढ़ के इसका सपोर्ट करना चाहिए। हमारी सरकार अगर कह रही है कि वक्फ की संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अच्छा जितने भी ये लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं संपत्ति खरीदी होगी, अपनी कोई ना कोई छोटी बड़ी संपत्ति खरीदी होगी। आप पूछिएगा कि क्या आपने जो संपत्ति खरीदी उसकी रजिस्ट्री कराई है, उसका खारिज दाखिल कराया है, उसको राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया है? तो जब वो अपने निजी संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो ये जो खुदा की प्रॉपर्टी है उसका ख्याल वो क्यों नहीं रखना चाहते? उसको राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से क्यों रोकना चाहते हैं? आप ये सवाल पूछिए, कितनी बड़ी बात है। अपने निजी चीजों को आप अच्छा करो, अपने बच्चों को आप विदेश में पढ़ाओ, अपने इलाज आप महंगे हॉस्पिटल में कराओ, लेकिन जब बात गरीबों की आती है, नॉर्मल मुसलमानों की आती है, तो ये आपके पेट में दर्द होने लगता है। आप अपनी संपत्ति भी खरीद के ऐसी छोड़ दो। आप उनको चैलेंज कीजिए। मैं कहता हूं कि आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदिए अपनी निजी और उसको छोड़ दीजिए, उसको रजिस्ट्री मत कराइए, उसकी बाउंड्री मत कराइए, उसकी खारिज दाखिल मत कराइए। कोई कराने को तैयार होगा पूछिए। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुला छोड़ दीजिए, राजस्व अभिलेखों में उसको दर्ज मत होने दीजिए, ताकि हमारी पीढ़ियां ऐसे ही परेशान रहे। ये पहले ही चीज, ये जो आज हो रहा है 75 आजादी के 75 साल बाद जो हो रहा है, बड़े अफसोस की बात है, ये पहले हो जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई मुसलमानों के ताकत के बल पे, उन्होंने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी सत्ता में आई हम मुसलमानों के ताकत के बल पे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज अगर मोदी सरकार आगे बढ़ के मुसलमानों के हितों की बात करनी चाहती है तो इस बात से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के हितों के लिए जो भी चीज आवश्यक होगी हम वो चीज जरूर करेंगे। मैं पूरा आप सबको इत्मीनान दिलाता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, और यही लगातार हमारी भी कोशिश है कि अगर जो चीज़ सही है उसको जनता के बीच में हम लेकर जाएं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है, एक नैरेटिव ये सेट किया जाता है कि एक कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें, बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसमें भी एक नैरेटिव सेट किया गया कि चुन चुनकर ये बुलडोजर सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों के मन में लाई जा रही हैं एक नैरेटिव बिल्डअप करके। अब कुछ स्टेटमेंट है अपने दर्शकों को, वो भी हम सुना देते हैं। पंजाब से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजाला कहते हैं कि सरकार लोकतंत्र के खिलाफ
खिलाफ जा रही है। ऐसा नहीं जाना चाहिए। हर धर्म की अपनी व्यवस्था होती है, लेकिन सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए, सपा सांसद का यह कहना है कि संशोधन विधेयक को असंवैधानिक और तानाशाही भरा हुआ उन्होंने बताया है। तो वक्फ बिल पर यह विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है और विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि देश में शांति भंग होगी, ये तानाशाही है, ये एक तरीके का मतलब ये नैरेटिव क्यों कि अगर सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, ये कितना सही, अगर विपक्ष की तरफ से कितना सही स्टेटमेंट जा रहा है? ये लोगों के अंदर तो ये आप खुद ही धर्म के आधार पर लोगों को फिर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर आप आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर। अच्छा, मैं ये पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जब जब मुस्लिम समाज के प्रोग्रेस की बात आई है, उनके सकारात्मक सुधार की बात आई है, इसी विपक्ष ने विरोध किया है। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको। हमने मदरसा शिक्षा बहुत पहले से चली आ रही है। हमने कहा, हमारी सरकार ने कहा, मोदी योगी सरकार ने कहा कि मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो दीन इस्लाम के साथ साथ इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर पढ़नी चाहिए। तो इसी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। हमने कहा कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जो ट्रिपल तलाक के दंश से पीड़ित हैं, आप ये समझिए मेरे घर की कोई बच्ची है, मेरे कोई बहन है, अगर उसको ट्रिपल तलाक कोई दे देता है तो केवल उसका जीवन नहीं बर्बाद होता है, पूरा घर टूट जाता है। उसको उस दर्द से, उसको उस दुख से किसने नहीं निकाला? ट्रिपल तलाक के दंश से हमारी सरकार ने निकाला। तो इसमें क्या गलत किया? हमने कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाना है, उनको क्षमतावान बनाना है। इसमें हमने क्या गलत किया? पासमानदा समाज, जो 85% मुसलमानों की जो आबादी है वो पिछड़े पासमानदा समाज की है। हमारी सरकार ने कहा पासमानदा समाज का राजनीतिक और सामाजिक उत्थान होना चाहिए। तो इस बात से भी उन्हें परेशानी है। तो जो चीज मुसलमानों के डेवलपमेंट की है, इस बात से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और सो कॉल्ड मुस्लिम समाज के हितैषी लोगों कुछ हैं जो है उनको परेशानी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मदरसों में अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि वहां गरीब पासमानदा बच्चा पढ़ने जाता है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको जो है ट्रिपल तलाक के दंश से मुक्त कराया जाए। वो नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उनको मुस्लिम महिलाओं का उत्थान नहीं पसंद। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं स्किल डेवलपमेंट से जुड़े। वो नहीं चाहते पासमानदा समाज के नौजवानों को अच्छा रोजगार मिले, मुख्य मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य जो नौकरियां है मुख्य धारा की उसमें वो आए। ये लड़ाई खास बनाम आम है। कुछ खास लोग जो अपने आप को मुसलमानों से ऊपर समझते हैं, वो अपने आप को बॉस समझते हैं, वो चाहते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमें इंडिकेट करें उस डायरेक्शन में चलें। और कुछ आम लोग जो आज़ादी से लेकर अब तक परेशान थे, शिक्षित नहीं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे थे, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। तो ये लड़ाई आम बनाम खास है और बिल्कुल एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की ओर देख रहे हैं। तो ये बिल भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दानिश अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।